हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लिसालू। आज मैं आपको जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो एक बहुत ही ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के एंड में आपको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है और सरप्राइज पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में यस टाइप कीजिएगा। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर रोड पर कहीं जा रहा होता है। तभी उस बच्चे के सामने से एक कार गुजरती है और उस बच्चे को देखकर वो कार चलाने वाला आदमी आगे जाकर अपनी कार को रोक देता है। वो आदमी जाकर उस बच्चे को देखता है तो उस बच्चे के सर से खून बह रहा था और वो बच्चा काफी थका हुआ भी नजर आ रहा था। आगे हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अर्नेस्ट और करीनो नाम के दो पुलिस वाले आकर उस बच्चे से मिलते हैं। वो दोनों उस बच्चे से उसका नाम और उसका एड्रेस पूछने लगते हैं पर वो बच्चा उन्हें कुछ भी नहीं बताता। आगे अर्नेस्ट और करीनो स्कूल यूनिफॉर्म के जरिए उसके स्कूल पहुंच जाते हैं। तब स्कूल प्रिंसिपल बताती है कि इस बच्चे का नाम विक्टर है और इसकी उम्र 6 साल है और ये बच्चा काफी दिनों से बीमार था और आज तो स्कूल भी नहीं आया था। आगे क्रिमिनल कोर्ट पे जज अपना फैसला सुना रहा होता है एक नासियो पुतेरा नाम के आदमी के ऊपर, जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और गबन का आरोप था, पर कोर्ट में ये आरोप साबित ही नहीं हो पाया और जज एविडेंस की कमी के कारण उसको बाइज्जत बरी कर देता है। जज के फैसले से वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो अपनी वकील पेट्रिशिया से मिलता है जिसने एक नासियो का केस लड़ा था। आगे वो लोग कोर्ट से बाहर जाते हैं तो सभी मीडिया वाले पेट्रिशिया से सवाल करने लगते हैं। मीडिया को बयान देकर पेट्रिशिया अपनी क्लाइंट की कार में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। पेट्रिशिया एक बहुत ही जानी मानी और बड़ी वकील थी। आगे पेट्रिशिया अपने बैंक में जाकर लॉकर रूम में एक अपने डॉक्यूमेंट्स रखने लगती है। तभी पेट्रिशिया को किसी का कॉल आता है। ये कॉल पुलिस ऑफिसर अर्नेस्टो का था। आगे पेट्रिशिया अर्नेस्टो से पूछती है, मेरे बेटे को क्या हुआ? मैं तो उसको स्कूल छोड़कर गई थी। करीना पेट्रिशिया को बताता है कि आपका बेटा अंदर सो रहा है, लेकिन उसने हमें कुछ भी नहीं बताया। पेट्रिशिया कहते हैं कि विक्टर बोल नहीं सकता। एक्चुअली वो बोल सकता है पर वो बहुत शर्मीला है, इसलिए वो अपनी आवाज को नियंत्रित नहीं कर पाता, लेकिन वो जन्म से बहरा है। जब आप उससे बात कर रहे थे तो क्या उसने कान की मशीन पहन रखी थी? करीनो बोलता है कि नहीं, उसने नहीं पहनी थी। फिर पेट्रिशिया अपने बेटे विक्टर से जाकर मिलने लगती है और विक्टर अपनी माँ को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अभी पेट्रिशिया देखती है कि वहाँ मौजूद टीवी पर उसी की न्यूज दिखाई जा रही थी। पेट्रिशिया अपने बेटे को पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। तब भी वहाँ पर मीडिया वाले मौजूद थे और इतने सारे मीडिया वालों को देखकर पेट्रिशिया का बेटा डरने लगा था। आगे अर्नेस्टो विक्टर से सवाल करता है, आज सुबह जब तुम्हारी मॉम तुम्हें स्कूल छोड़कर गई थी तब क्या तुम स्कूल के गेट के अंदर गए थे? विक्टर इशारे में अपनी माँ को कुछ जवाब देता है। वो बोलता नहीं। तब पेट्रिशिया अर्नेस्टो से कहती है, इसे किसी आदमी ने अप्रोच कर लिया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब पेट्रिशिया अपने बेटे विक्टर को स्कूल छोड़कर गई थी तब हरे कलर की हुडी पहनकर वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ था। अचानक से उसने विक्टर को पकड़ लिया और विक्टर बेहोश हो गया था और जब उसे होश आया तो वो एक अंधेरे कमरे में था और उस जगह के बारे में उसे और कुछ याद ही नहीं आ रहा। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो हरी हुडी वाला आदमी विक्टर को पकड़कर सुनसान सी जगह पर बने हुए घर पर ले गया था। अर्नेस्टो विक्टर से पूछता है कि तो तुम घर से भागे कैसे? विक्टर बताता है कि वहाँ पर एक रोशनदान बना हुआ था जिससे निकलकर वो उस घर से भाग गया था। दूसरी तरफ विक्टर थोड़ा एक्सप्लेन करके पुलिस वालों को उस आदमी का हुलिया बता देता है और वो हुलिया एक अपराधी की प्रोफाइल से मैच भी हो जाता है। स्केच आर्टिस्ट अर्नेस्टो से कहती है कि जो बच्चे ने हमें हुलिया बताया वो इस आदमी से 90% तक मैच हो रहा है। इस आदमी का नाम कार्लोस है और इसे चार्ली भी बुलाया जाता है। चोरी और असॉल्ट के इल्जाम में पहले भी जेल जा चुका है। आगे हमें चार्ली नाम के उसी आदमी को दिखाया जाता है जिसके हाथ से काफी खून बह रहा था। चार्ली अपने घाव को साफ ही कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे उसकी वाइफ रकील आ जाती है और वो चार्ली के घाव को देखकर पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? आगे रकील चार्ली के घाव पर पट्टी करते हुए पूछती है, मुझे बताओगे नहीं तुम्हें क्या हुआ? उसी वक्त कोई दरवाजा खटखटाता है और रकील जाकर दरवाजा खोलती है तो बाहर पुलिस ऑफिसर करीनो था और वो चार्ली से कहता है कि तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। फिर करीनो चार्ली को अपने साथ पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाता है और वहाँ पर पुलिस ऑफिसर अर्नेस्टो चार्ली से पूछता है, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? तब चार्ली कहता है कि जब मैं काम कर रहा था तो उस दौरान मेरे हाथ में चोट लग गई, क्या इसीलिए मुझे गिरफ्तार किया गया है? चार्ली को जेल में बंद कर दिया जाता है और रकील उससे मिलने के लिए जाती है। रकील चार्ली से कहते हैं कि उस बच्चे का कहना है कि तुमने उसे किडनैप किया। तब चार्ली कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया, मुझे एक लॉयर की जरूरत है। और मजबूरन पुलिस को भी चार्ली को कस्टडी से छोड़ना पड़ता है क्योंकि उन्हें उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल पा रहा था। तब चार्ली की वाइफ रकील चार्ली से कहती है
कि चार्ली मुझे बताओ तुमने क्या किया है ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। उसी वक्त चार्ली को किसी का कॉल आता है और चार्ली बात करने के लिए एक रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ से बात कर रहा हुआ आदमी चार्ली से कहता है तुम सारे न्यूज चैनल पर छाए हुए हो। तब चार्ली कहता है मुझ पर विश्वास करो, इन सब में मेरा कोई हाथ नहीं। दूसरी तरफ से बात कर रहा हुआ आदमी कहता है मैं इन सब में कुछ भी नहीं कर सकता, जितना जल्दी हो सके ये सब सुलझा लो, नहीं तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। चार्ली की वाइफ रकील भी कमरे के बाहर से आवाज सुनने की कोशिश कर रही थी। तभी चार्ली कमरे में से सामान हटाकर कमरे का एयर कंडीशनर डक खोलता है। बाहर से रकील भी चार्ली को दरवाजा ओपन करने को बोल रही होती है, पर चार्ली एयर कंडीशनर डक से चुपचाप कुछ पैसा निकालने लगता है जो कि उसने वहाँ पर छिपा के रखा था। अगले दिन सुबह पैट्रिशिया अपने बेटे विक्टर को शॉपिंग के लिए ले जाने लगती है। तब पैट्रिशिया देखती है कि उसकी गाड़ी का कोई गाड़ी पीछा कर रही है। तब पैट्रिशिया कुछ दूरी तक गाड़ी चलाने के बाद एक सुरक्षित स्थान पर बनी पार्किंग एरिया में पहुंचकर अपनी गाड़ी को रोक देती है और पैट्रिशिया पुलिस को कॉल करने लगती है। उस गाड़ी को चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि चार्ली ही था। चार्ली समझ जाता कि पैट्रिशिया ने उसे देख लिया, इसलिए वो चुपचाप गाड़ी लेकर वहाँ से आगे निकल जाता है। आगे वापस से चार्ली पुलिस स्टेशन में था और चार्ली का वकील उससे कहता है तुमने अपने लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर ली, तुम्हें उस लड़के का पीछा करने की क्या जरूरत थी। तो चार्ली कहता है कि मैं बस उस लड़के से मिलकर बात करना चाहता था। तब चार्ली का वकील कहता है कि तुम्हें बस पुलिस को यही कहना है कि तुम उसका पीछा नहीं कर रहे थे। चार्ली भी पुलिस को यही कह देता है कि वो उस समय घर पर था और वो किसी का भी पीछा नहीं कर रहा था। इंटरोगेशन रूम के बाहर पैट्रिशिया भी चार्ली की बातों को सुन रही थी और वो अर्नेस्टो से कहती है कि मेरा बेटा खतरे में है। तब अर्नेस्टो कहता है कि हमें इसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास चार्ली के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है। हम आपके बेटे के प्रोटेक्शन के लिए कुछ करते हैं। अब रात में पैट्रिशिया अपने बेटे को समझाती है तुम्हें अब डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, अब वो आदमी तुम्हारा पीछा नहीं करेगा, पुलिस हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी और स्कूल में भी एक टीचर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मैं तुम्हें अलार्म देती हूँ जिससे जब चाहे तुम मुझे को बुला सकते हो। पैट्रिशिया विक्टर को एक छोटा सा डिवाइस देते हुए कहती है देखो इस बटन से अलार्म स्टार्ट हो जाएगा, इसे तुम अपने पास रखो। फिर पैट्रिशिया विक्टर को सुलाकर अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। अब रात में विक्टर उठकर वॉशरूम जाता है और वो फ्रिज से निकालकर पानी पीने लगता है। जब विक्टर वापस सोने जा रहा था तभी उसे एक आदमी की परछाई नजर आती है। ये देखकर विक्टर डरकर अलार्म को बजा देता है। पूरे घर में अलार्म बजने लगे थे। पैट्रिशिया जल्दी से दौड़कर विक्टर के पास चली जाती है। तब पैट्रिशिया भी उस हुडी वाले आदमी को घर से बाहर भागता हुआ देख लेती है। फिर हमें चार्ली को दिखाया जाता है जो कि रात में अपने घर पर पहुंचता है और उस वक्त चार्ली ने भी हुडी पहन रखी थी। चार्ली चुपचाप अपनी हुडी उतारकर सोने जाने लगता है, लेकिन तभी रकील लाइट ऑन कर देती है और तब रकील चार्ली से पूछते कि क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। एयर कंडीशनर डक में मुझे 20,000 यूरोस मिले, ये कहाँ से आए, मैं अब परेशान हो चुकी हूँ। चार्ली अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश करता है। तब रकील कहती है अगर तुम नहीं बताना चाहते कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है तो तुम यहाँ से निकल जाओ। अब अगले दिन सुबह पैट्रिशिया राहुल नाम के आदमी से मिलने के लिए पोर्ट पर जाती है। राहुल के ऑफिस में जाकर पैट्रिशिया राहुल की बेटी और उसकी वाइफ का फोटो देखती है और पैट्रिशिया वहीं पर टेबल पे रखा हुआ एक हाथी का स्टैचू देखकर उसे राहुल को दिखाती है। तब राहुल कहता है कि क्या आप तुम बताओगे कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तब पैट्रिशिया कहती है कि न्यूज चैनल पर मेरी न्यूज दिखाई जा रही है, तुम्हें तो अब तक पता लग गया होगा कि मेरे साथ क्या चल रहा है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तब राहुल कहते हैं कि तुम्हें 10 साल बाद मेरी याद आई, मैं तुम्हारे लिए सैंड्रा को छोड़ने के लिए जा रहा था और तुम मुझे बिना बताए कहीं गायब हो गई। तब पैट्रिशिया बोलते कि राहुल वो पुरानी बातें हैं और अभी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। एक आदमी ने विक्टर को किडनैप करने की कोशिश की और वो आदमी अभी भी फ्री घूम रहा है। एविडेंस ना होने के कारण पुलिस भी इस केस में मेरी हेल्प नहीं कर पा रही। राहुल पूछता है कि ये विक्टर कौन है। पैट्रिशिया कहती कि वो मेरा बेटा है, वो तुम्हारा भी बेटा है। ये सुनकर राहुल शॉक रह जाता है क्योंकि 10 साल पहले पैट्रिशिया राहुल को छोड़कर चली गई थी, तो उस वक्त पैट्रिशिया प्रेग्नेंट थी। उसने कभी राहुल को बताया भी नहीं कि उसका एक बेटा भी है। राहुल पूछता है कि तुमने विक्टर के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। पैट्रिशिया कहती है कि इससे कुछ बदलने वाला नहीं था, तुम जो जीवन जीते वैसा जीवन मैं अपने लिए कभी नहीं चाहती थी, पर अब मेरा बेटा डेंजर में, इसलिए मैं आपसे तुमसे हेल्प चाहती हूँ। राहुल कहता है जब तुम मुझसे अलग हो ही गई तो तुमने उस बच्चे को जन्म क्यों दिया। तब पैट्रिशिया बोलती है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। देखो मुझे पुलिस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं और मैं चाहती हूँ कि जिस आदमी ने मेरे बच्चे को किडनैप किया था वापस कभी मेरे बच्चे के आसपास न भटके। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे अपने तरीके से डराओ। मूवी के अगले सीन में रकील जिस स्टोर में काम किया करती थी वहाँ पर उससे मिलने के लिए अर्नेस्टो आ जाता है। अर्नेस्टो रकील से पूछता है कि चार्ली रात में कहाँ पर था।
तब रकील कहती कि वो मेरे साथ घर पर था। तब अर्नेस्टो रकील से बोलता है कि क्या तुम्हें पता है चार्ली अभी हमारी कस्टडी में है। उस बच्चे की माँ ने हमें बताया कि जब वो शॉपिंग करने के लिए जा रही थी तब चार्ली उसका और उसके बच्चे का पीछा कर रहा था। और तो और रात में किसी आदमी ने उनके घर में घुसने की कोशिश भी की। क्या तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया? झूठी गवाही देने की वजह से तुम्हारे पति को 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं और इसके बदले में तुम्हें भी हमारी हेल्प करनी होगी। तब रकील डर कर बता देती है जिस सुबह किडनैपिंग हुई थी उस सुबह चार्ली घर पर नहीं था, पर उसने मुझे बताया है कि उसने उस बच्चे के साथ कुछ भी नहीं किया। उसने डॉग फाइट में पैसा लगाया था जहाँ पर आदमी काफी सारा पैसा कमा सकता है और इस डॉग फाइट को जो लोग मैनेज करते हैं वो लोग काफी डेंजरस हैं और अगर उनके बारे में चार्ली ने पुलिस को बता दिया तो वो लोग चार्ली को नहीं छोड़ेंगे। चार्ली खुद काफी डरा हुआ है इसलिए वो आप लोगों को इस बारे में नहीं बता रहा है और इस बच्चे की झूठी गवाही के कारण वो और फंस चुका है। फिर अर्नेस्टो विक्टर और पेट्रिशिया को पुलिस स्टेशन में बुलाता है और अर्नेस्टो पेट्रिशिया से कहता है हमने पता किया कि जिस वक्त आपकी बेटे की किडनैपिंग हुई थी उस वक्त चार्ली वहाँ पर मौजूद ही नहीं था, वो एक डॉग फाइट में था, इसलिए वो हमसे ये बात छिपा रहा था। हमने साउथ एरिया के ट्रैफिक कैमरास भी चेक किए और उसमें वो हमें वहाँ पर दिखाई दिया। अर्नेस्टो पेट्रिशिया को ट्रैफिक कैमरास के फोटोज दिखाता है जिसमें चार्ली साफ साफ नजर आ रहा था। तब पेट्रिशिया बोलती है कि लेकिन विक्टर ने इसी आदमी की पहचान की है। फिर अर्नेस्टो विक्टर को भी अंदर बुला लेता है और उसे कुछ अपराधियों की फोटो दिखाकर पूछता है तुम बताओ तुम्हें उस दिन किसने किडनैप किया था? विक्टर उनमें से एक आदमी की पहचान करता है। अर्नेस्टो उस आदमी की डिटेल बताते हुए कहता है अर्नेस्टो बताता है कि विक्टर ने जिस आदमी की पहचान की वो 3 महीने पहले जेल में था और जेल में ही इसने आत्महत्या कर ली। तो बताओ बेटा तुम हमसे क्या छिपा रहे हो? पेट्रिशिया विक्टर से कुछ इशारों में पूछती है और विक्टर भी इशारों में से कुछ कहता है। तब पेट्रिशिया अर्नेस्टो से कहती है ये बोल रहे इसे किसी ने भी किडनैप नहीं किया था बल्कि इसने एक कहानी बनाई थी। ये सुनकर पेट्रिशिया चिंता में पड़ जाती है और वो अर्नेस्टो से कहती है मुझे टॉयलेट जाना है और टॉयलेट में जाकर पेट्रिशिया राहुल को कॉल करने लगती है क्योंकि उसने राहुल को चार्ली को सबक सिखाने के लिए कहा था। राहुल का कॉल रिकॉर्ड हो रहा था। तब पेट्रिशिया राहुल से कहती है उस आदमी को छोड़ दो, प्लान में चेंज हो चुका है। अब आगे हमें चार्ली को दिखाया जाता है जो डॉग फाइट में पैसा लगाने के लिए जाता है। अब डॉग फाइट में पैसा हारने के बाद चार्ली टॉयलेट जाता है। तब भी वहाँ पर 2 आदमी आ जाते हैं और वो लोग चार्ली को बेरहमी से पीटने लगते हैं। तभी चार्ली भी इन पर हमला करता है और तभी हमें टॉयलेट से गोली चलने की आवाज आती है। दूसरी तरफ विक्टर भी पेट्रिशिया को बताता है उसने ये सब झूठ इसलिए बोला, लेकिन तभी पेट्रिशिया को राहुल का फोन आ जाता है और पेट्रिशिया उससे कहती है विक्टर ने पुलिस और मुझे झूठ कहा है इसलिए उस आदमी को कुछ मत करना। राहुल कहता है कि ठीक है मैं अपने आदमियों को फोन करके बता देता हूँ। आगे पेट्रिशिया अर्नेस्टो से कहती है कि विक्टर ने मुझे बताया कि स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स पिछले 1 महीने से मेरे बेटे को परेशान कर रहे हैं। उस दिन जब मैं इसे स्कूल छोड़ के गई और ये अंदर गया तब वो स्टूडेंट वापस मेरे बच्चे को परेशान करने लगे और वो उसका वीडियो भी बना रहे थे और उन लोगों ने विक्टर को पशु का मल खिलाने की भी कोशिश की और पत्थर पर टकराने के कारण उसके सर पे चोट भी लग गई। मेरा बेटा डर कर वहाँ से भाग गया और फिर वो स्कूल का रास्ता ही भूल गया। जब उसे पुलिस स्टेशन लाया गया तो वो बाहर मीडिया को देखकर काफी डर गया और सच बोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया कि उन लड़कों ने उसके साथ क्या किया था। यहीं पर विक्टर के हाथ में चार्ली का फोटो लग गया और उसने चार्ली के फोटो को ऑब्जर्व कर लिया क्योंकि विक्टर एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वर था और फिर उसने स्केच आर्टिस्ट को चार्ली का हुलिया बताया। विक्टर को जिस स्टूडेंट ने परेशान किया था उन्हें डर था कि विक्टर सब कुछ सच्चाई ना बता दे, इसलिए उन लड़कों में से एक लड़के ने अपनी मॉम से मेरे घर पर कॉल भी करवाया था कि वो विक्टर के साथ खेलना चाहता है ताकि वो मेरे घर पर आकर विक्टर को प्रेशराइज करे कि वो सच्चाई ना बताए। और उसी रात वो लड़का मेरे घर पर भी आया विक्टर को डराने के लिए और विक्टर ने अलार्म बजा दिया और वो लड़का डर कर वहाँ से भाग गया। फिर पेट्रिशिया स्कूल में पुलिस ले जाकर उस लड़के को अरेस्ट करवा देती है। उसी वक्त पेट्रिशिया को पाकू नाम के आदमी का फोन आता है और पाको पेट्रिशिया से कहता है हमें आपका नंबर राहुल से मिला, जिस आदमी को राहुल ने डराने के लिए कहा था। एक्चुअली वो हमारे हाथों मारा गया। हमें लगा था कि उस आदमी को डराना धमकाना आसान होगा पर उस आदमी ने तो उल्टा हम पर ही हमला कर दिया और वो हमें मारने वाला था। मजबूरन हमें उसे मारना पड़ा। पाको के आदमी पर हमला करने के बाद पाको चार्ली पर गोली चला देता है। ये सुनकर पेट्रिशिया कहती कि पर मैंने राहुल को इस काम के लिए मना कर दिया था। पाको कहता है कि राहुल को भूल जाओ, उसका इन सब में कुछ लेना देना नहीं है। हम लाश को ठिकाने लगा देंगे, तुम हमें बस हमारे पैसे दे दो। मुझे और मेरे दोस्त को $6 मिलियन चाहिए होंगे और फिर हम लोग हमेशा के लिए यहाँ से निकल जाएंगे। तब पेट्रिशिया कहती कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कहते हुए पेट्रिशिया कॉल को ही कट कर देती है। पेट्रिशिया काफी घबरा चुकी थी और तभी पाको पेट्रिशिया को एक फोटो भेजता है। ये फोटो चार्ली की डेड बॉडी का था और इसे
देखकर पेट्रिशा डर जाती है। फिर पेट्रिशा राहुल से कहती है कि मैंने तुम्हें अपनी हेल्प करने के लिए बोला था, लेकिन तुमने अपने 2 बेवकूफ दोस्तों को ये काम करने के लिए भेज दिया और अब वो दोनों उस आदमी को मारकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। राहुल कहते हैं वो लोग मेरे दोस्त नहीं है, मुझे उनसे कुछ पैसा लेना था और मैंने उनको ये काम दे दिया और ये सब कुछ मैंने तुम्हारे कहने पर किया था, इसलिए इसमें मेरा कोई लेना देना है ही नहीं। अगर तुम्हें इस झंझट से निकलना है तो उन लोगों को पैसे दे दो, आइंदा मुझसे मिलने यहाँ पर मत आना। ये सुनकर पेट्रिशा गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। आगे पेट्रिशा अपने यहाँ काम करने वाली अल्बा नाम की लेडी के साथ अपने बेटे विक्टर को कहीं पर भेज देती है। दूसरी तरफ चार्ली की वाइफ रकील पुलिस स्टेशन में जाकर अर्नेस्टो से मिल जाती है और वो अर्नेस्टो से कहती है कि मेरा हस्बैंड कल रात से गायब है, मुझे लगा कि उस बच्चे के केस में आप लोग उसे पुलिस स्टेशन लेकर आ गए। तब अर्नेस्टो कहता है कि हमने पता किया और हमें पता चला कि चार्ली का कोई हाथ नहीं था उस बच्चे की किडनैपिंग में। तब रकील कहती है कि मैं जानती थी चार्ली बुरा आदमी नहीं है, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। आगे अर्नेस्टो और पुलिस की टीम उसी जगह पर पहुंचती है यहाँ पर पिछली रात डॉग फाइट हो रही थी और एक पुलिस ऑफिसर अर्नेस्टो से कहती है चार्ली का फोन लास्ट टाइम वहीं पर एक्टिव था, उसके बाद से उसका फोन बंद है। पुलिस को वहाँ पर चार्ली की गाड़ी मिल जाती है और इसके अलावा वहाँ पर 2 बाइक्स खड़ी थी। तभी अर्नेस्टो को वहाँ पर लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा दिखाई देता है। फिर विक्की नाम की पुलिस ऑफिसर अर्नेस्टो को अंदर ले जाती है जहाँ पर डॉग फाइट हो रही थी और वो लोग वहाँ के टॉयलेट एरिया में भी जाते हैं जहाँ पर विक्की अर्नेस्टो से कहती है ये डोर अंदर से लॉक किया गया था और यहाँ पर हमें खून के निशान भी मिले और हमें यहाँ पर सभी जगह चार्ली के फिंगरप्रिंट्स भी मिले और ये रही वो विंडो जो हमें टूटी हुई मिली। हमें लगता है कि वो लोग यहीं से भागे हुए होंगे। पुलिस की टीम वहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस भी देखती है तो उसके अंदर उन्हें चार्ली वहाँ पर आता हुआ दिखता है और वो अपनी गाड़ी खड़े कर अंदर चला जाता है। चार्ली के बाद वहाँ पर 2 बाइकर्स भी आते हैं और वो दोनों भी अंदर चले जाते हैं, पर चार्ली और वो दोनों ही बाइकर्स वापस बाहर नहीं आते। उनमें से एक बाइकर का नाम सैमुअल है, इसके पास हमेशा गन रहती है, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है और ये काफी डेंजर भी है। दूसरे बाइकर का नाम हेक्टर है जो सैमुअल के साथ ही काम करता है। इन दोनों के मोबाइल अभी बंद आ रहे हैं, लेकिन जिस दिन चार्ली गायब हुआ था इनकी रजिस्टर नंबर से राहुल नाम के आदमी को कॉल किया गया था। राहुल नाम का ये आदमी पोर्ट पर काम करता है और 10 साल पहले इस आदमी को भी जबरन वसूली के केस में अंदर किया गया था। और अब गेस कीजिए इस आदमी का केस किसने लड़ा था। अर्नेस्टो कहते हैं पेट्रिशा ने। विक्की कहती है हाँ बिल्कुल, राहुल और पेट्रिशा के बीच में भी कल फोन से बात हुई थी। आगे अर्नेस्टो कुछ पुलिस वालों को लेकर राहुल के ऑफिस में पहुंचता है और अर्नेस्टो राहुल से कहता है हमें आपके और पेट्रिशा के बारे में कुछ सवाल जवाब करना है। तब राहुल कहता है क्या आप मुझे कुछ मिनट देंगे, मुझे एक मीटिंग कैंसिल करवानी होगी। ये सुनकर अर्नेस्टो राहुल को इजाजत दे देता है और राहुल अपने ऑफिस में चला जाता है। अर्नेस्टो और पुलिस वाले वेट कर रहे थे, लेकिन तभी राहुल पीछे के दरवाजे से चुपके से भागने लगता है। तब पुलिस वाले भी उसको देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं, पर कंटेनर के पीछे से छुपकर राहुल किसी तरीके से वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। पुलिस जंगल में उस एरिया के आसपास छानबीन कर रही थी जहां से चार्ली गायब हुआ था और पुलिस को एक गड्ढे में कुछ मिल जाता है। दूसरी तरफ पेट्रिशा को भी पता चल चुका था कि पुलिस राहुल तक पहुंच चुकी है, इसलिए पेट्रिशा जल्दी जल्दी अपना ऑफिस का काम समेट के वहाँ से निकलने लगती है। तभी बिल्डिंग के रिसेप्शन में बैठी हुई लड़की पेट्रिशा को देखकर बोलती है मैम आपके लिए एक पार्सल आया है। आगे पेट्रिशा अल्बा को भी कॉल करती है जो विक्टर को लेकर किसी अनजान जगह में पहुंच चुकी थी। पेट्रिशा अल्बा से कहती है तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत पड़े उसे बाहर से मंगा देना, पर विक्टर को अकेला छोड़कर कहीं मत जाना। अल्बा विक्टर को लेकर किसी दूर इलाके में घर बना हुआ था वहाँ पर लेके चले गई थी, लेकिन हम देख पाते कि वहाँ पर भी कोई पहुँच गया था और वो उन दोनों पर नजर रख रहा था। दूसरी तरफ जब पेट्रिशा लिफ्ट में थी तब वो उस पार्सल को खोलने लगती है जो रिसेप्शन में बैठी लेडी ने उसे दिया था। पार्सल को खोलते ही पेट्रिशा डर जाती है और वो पार्सल उससे छूट जाता है क्योंकि उस पार्सल के अंदर चार्ली की कटी हुई उंगली थी और उस बॉक्स के ऊपर 6 मिलियन लिखा था। पेट्रिशा काफी डर गई थी, फिर भी वो किसी तरीके से उस उंगली को वापस उस बॉक्स में रख देती है और पेट्रिशा उस बॉक्स को उठाकर अपने कार में जाने लगती है। लेकिन तभी पार्किंग में उसे कैरिनो दिखाई देता है और कैरिनो पेट्रिशा से कहता है कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। आगे कैरिनो पेट्रिशा को उसी डॉग फाइट वाली जगह पर ले जाता है। अर्नेस्टो वहाँ पर पेट्रिशा से कहता है कि चार्ली गायब हो चुका है, हमें यहाँ पर उसकी कार और उसका मोबाइल मिला और बाथरूम में उसके ब्लड ट्रेसेस भी मिले। हमें अनजान अटैकर्स के बारे में पता चला जिन्होंने चार्ली पर शायद अटैक किया था। उस अटैकर का कनेक्शन हमें राहुल नाम के आदमी से मिला। क्या आप राहुल नाम के किसी आदमी को जानती हो? जब हम राहुल से पूछताछ करने के लिए गए तो आपका नाम सुनते ही वहाँ से भाग खड़ा हुआ और अब वो अपनी फैमिली के साथ कहीं पर गायब हो गया। आगे अर्नेस्टो पेट्रिशा को अंदर ले जाता है तो वहाँ पर स्ट्रेचर पर एक बॉडी पड़ी हुई थी। बॉडी ढकी हुई थी और अर्नेस्टो कहता है हमें पास के गड्ढे से बॉडी मिली, क्या अब हमें तुम सच बताओगी?
हम सब जानते हैं। पेट्रिशिया उस बॉडी के पास जाकर उससे कपड़ा हटाती है तो उसके नीचे एक डॉग की बॉडी थी। अर्नेस्टो पेट्रिशिया सब कुछ उगलवाना चाहता था पर वो ऐसा नहीं कर पाता। फिर पुलिस वाले पेट्रिशिया को उसके घर पर छोड़ देते हैं और पेट्रिशिया उस उंगली को अपने घर के गार्डन के पेड़ के नीचे गाड़ देती है। आगे पेट्रिशिया जाने लगती है तब उसकी कार में छिपा हुआ राहुल उसे पकड़ लेता है और राहुल कहते हैं कि पुलिस को सब कुछ पता चल चुका है, अब पुलिस मेरे पीछे है, तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी पर तुम भी अब बचकर नहीं जा पाओगी। मुझे पता है वो लोग कहाँ पर छिपे हैं, उन लोगों को रास्ते से हटाने में तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। चलो गाड़ी स्टार्ट करो। फिर राहुल पेट्रिशिया को लेकर एक सुनसान जगह पे पहुंच जाता है। यहाँ पर एक बंद पड़ा हुआ घर था। आगे पेट्रिशिया और राहुल उस घर के अंदर जाते हैं। वहाँ अंधेरा था और पेट्रिशिया को वहाँ पर चार्ली के जूते नजर आते हैं। जूतों के पास ही एक बाथटब पड़ा हुआ था जिसके अंदर खून था और इंसानों को काटने वाले हथियार भी मौजूद थे। खून और हथियार देखकर पेट्रिशिया समझ जाती है कि चार्ली को यहाँ पर काटा गया होगा। पेट्रिशिया को डर लग रहा था तभी राहुल उसे अंदर वाले कमरे में बुलाता है। यहाँ पर बिस्तर लगे थे और कुछ बॉटल्स पड़ी हुई थी। राहुल पेट्रिशिया से बोलते, देखो उन लोगों ने हमारे लिए क्या छोड़ा। वहाँ पर एक लैपटॉप रखा हुआ था जो वो लोग वहाँ पर छोड़ कर गए थे। राहुल कहता है इस लैपटॉप में उस रास्ते का मैप है जिस रास्ते से हम यहाँ आए हैं। उन लोगों को पता था कि हम यहाँ पर आने वाले हैं। फिर उसी वक्त वापस से पेट्रिशिया को सैमुअल का कॉल आता है। फिर सैमुअल पेट्रिशिया से कहता है तुम्हारा यहाँ पर आना अच्छा आइडिया नहीं था और राहुल को कहना कि हम उससे बाद में हिसाब बराबर कर लेंगे। चलो अब तुम लैपटॉप के सामने बैठो। क्या तुम्हें वहाँ पर एक रेड पेन ड्राइव दिखाई दे रही है? तो उस पेन ड्राइव में इंस्ट्रक्शंस हैं तुम्हें कल हमें पैसा कैसे डिलीवर करना है। अब लैपटॉप में विंडो को मिनिमाइज करो। पेट्रिशिया वैसे ही करती है तो उसे उसकी मेड अल्बा और विक्टर के फोटोज दिखाई देते हैं। अल्बा विक्टर को जहाँ पर लेकर गई थी ये उस जगह के फोटोज थे। फोटोज को देखकर पेट्रिशिया रोने लगती है और वो सैमुअल से पूछती है कि तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया। सैमुअल कहते हैं अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहती हो तो फिर तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। अब जल्दी वहाँ से निकल जाओ, वहाँ पर पुलिस आने वाली है। और पेट्रिशिया और राहुल को पुलिस का सायरन सुनाई देता है। पेट्रिशिया भी राहुल को लेकर जल्दी से वहाँ से निकल जाती है और आगे जाकर वो राहुल को अपनी गाड़ी से उतरने के लिए कहती है। तो राहुल भी गाड़ी से उतर जाता है और पेट्रिशिया गाड़ी देकर निकल जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पेट्रिशिया एक बैंक में गई है और पेट्रिशिया वहाँ के मैनेजर से कहती है मुझे अपना घर, बॉन्ड, शेयर सब कुछ बेच के पैसा चाहिए। पेट्रिशिया के वहाँ से जाने के बाद मैनेजर अर्नेस्टो को फोन करता है और कहता है पेट्रिशिया ने मुझे $6 मिलियन का इंतजाम करने को कहा है। अर्नेस्टो कहते हैं कि ठीक है, उसे जो चाहिए वो दे दो और मेरे इंस्ट्रक्शंस का वेट करो। अर्नेस्टो उस वक्त वहीं पे था जहाँ राहुल और पेट्रिशिया गए थे और बाथटब के ब्लड को देखकर अर्नेस्टो विक्की से कहता है इस ब्लड को सैंपल के लिए लैब ले जाओ, हमें जल्द बॉडी भी मिल जाएगी। दूसरी तरफ पेट्रिशिया अपने लैपटॉप में पेन ड्राइव ओपन करके देखती है। इस पेन ड्राइव में पैसा सैमुअल तक कैसे पहुंचाना है उसके इंस्ट्रक्शंस थे। तभी पेट्रिशिया को जज का फोन आता है। पेट्रिशिया पूछती है कि तुम्हें क्या पता चला। जज कहते कि पुलिस को पता चल चुका है कि तुम्हारा बेटा किडनैप हो चुका है और तुम पैसा भेजने वाली हो। पैसा एक्सचेंज करने के बाद पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी ताकि उस लापता आदमी का वो लोग पता लगा सके। अब अगले दिन सुबह पेट्रिशिया अपने घर से एक सूटकेस लेकर निकलती है और पेट्रिशिया अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके कहती है क्या तुम ऑफिस में हो, आज तुम्हारी छुट्टी है। आगे पेट्रिशिया घर से निकल जाती है और घर के बाहर मौजूद पुलिस वाला अर्नेस्टो को कॉल करके बता देता है पेट्रिशिया यहाँ से निकल चुकी है। तब अर्नेस्टो भी अपनी टीम के साथ बैंक के बाहर मौजूद था और वो पेट्रिशिया का वहाँ पर आने का वेट करते हैं। पेट्रिशिया वहाँ पर आती है और अर्नेस्टो की टीम पेट्रिशिया पर नजर रख रही होती है। एक आदमी जो बैंक के बाहर खड़ा था वो पेट्रिशिया का पीछा कर रहा था। आगे अर्नेस्टो के कहने पर बैंक का मैनेजर उन नोटों के बीच में GPS लगाकर उसे एक्टिवेट कर देता है और अर्नेस्टो को भी अपनी स्क्रीन पर GPS लोकेशन दिखाई देने लगी थी। आगे पेट्रिशिया पैसा लेकर वहाँ से निकल जाती है। तभी पेट्रिशिया की नजर वहाँ खड़े आदमी पर पड़ती है और उसे देखकर पेट्रिशिया पलटकर टॉयलेट चली जाती है। अब पेट्रिशिया टॉयलेट के अंदर थी और वो आदमी टॉयलेट के बाहर। कुछ समय बाद एक लेडी बाहर निकलती है पर वो भी पेट्रिशिया नहीं थी और तभी ट्रेसी लेडी बाहर निकलती है और वो भी पलटकर वहाँ से निकल जाती है। अब पेट्रिशिया को टॉयलेट में काफी देर हो चुकी थी और GPS टॉयलेट में बता रहा था। तब अर्नेस्टो विकी को बोलता है तुम जाकर पता करो। विकी टॉयलेट में जाकर देखती है तो वहाँ पर पेट्रिशिया नहीं थी और विकी अर्नेस्टो को कहती है वो हमें चकमा देकर यहाँ से निकल चुकी है। आगे विकी बाहर आकर उस आदमी से पूछती है क्या तुमने उसे यहाँ से निकलते हुए नहीं देखा। तब वो आदमी कहते हैं यहाँ से 3 लेडीज निकली पर कोई भी पेट्रिशिया नहीं थी। आगे विकी वापस टॉयलेट में जाती है तो वहाँ पर एक लेडी खड़ी थी। तब विकी उस लेडी को पेट्रिशिया के बारे में पूछती है। एक्चुअल में वो लेडी पेट्रिशिया की सेक्रेटरी थी जो वहाँ पर रहकर पेट्रिशिया की हेल्प कर रही थी।
पेट्रिशिया ने अपना भेस बदल लिया था और वो दूसरी कार में पैसा लेकर यहाँ से निकल जाती है। पुलिस ने पेट्रिशिया की सेक्रेटरी को पकड़ लिया था और अर्नेस्टो विकी से कहता है इससे और जानकारियाँ निकालो। अर्नेस्टो बाहर निकलता है, तब कैरिनो कहते हैं पेट्रिशिया का पता चल चुका है, हमारे एक एजेंट ने उसे देख लिया और वो उसका पीछा कर रहा है। दूसरी तरफ पेट्रिशिया भी अपनी कार लेकर पुल के नीचे कार को रोकती है, जहाँ पर पुल के नीचे पहले से ही एक ब्लैक कलर की गाड़ी मौजूद थी। एक पुलिस वाला भी पेट्रिशिया पर दूर से नजर रख रहा था। पेट्रिशिया गाड़ी से पैसों के सूटकेस के साथ बाहर निकलती है। तब पेट्रिशिया पर नजर रखने वाला पुलिस वाला अर्नेस्टो से पूछता है वो गाड़ी से ब्रीफकेस लेकर नीचे उतरी है, क्या हम उसे पकड़ लें? अर्नेस्टो कहते हैं नहीं, अभी नहीं, जब वो किडनैपर्स को पैसे देगी तब हम उसको पकड़ेंगे। पेट्रिशिया उस काली गाड़ी के टायर के पास से चाबी निकालती है और ब्रीफकेस लेकर गाड़ी में बैठ जाती है और पेट्रिशिया उस काली गाड़ी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। तब वो पुलिस वाला भी अपनी गाड़ी से पेट्रिशिया की गाड़ी का पीछा करने लगता है। तभी पुल के नीचे सैमुअल और हेक्टर भी आ जाते हैं और वो पुल के नीचे रखी पेट्रिशिया की गाड़ी की डिक्की ओपन करते हैं, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा सा बैग रखा हुआ था। वो लोग उस बैग को ओपन करते हैं तो उसके अंदर ब्रीफकेस था और वो पूरा ब्रीफकेस पैसों से भरा हुआ था। पेट्रिशिया पुलिस को धोखा देने के लिए अपने साथ खाली ब्रीफकेस ले गई थी। अब पेट्रिशिया गाड़ी से जा रही थी तो वो देख लेती है पुलिस की गाड़ी भी उसका पीछा कर दी थी। सैमुअल कहता है कि तुम रूट को फॉलो करो और लोकेशन तक पहुंचकर तुम्हें तुम्हारा बेटा ही मिल जाएगा। बाय द वे मैं तुम्हें बताना भूल गया कि अब तुम्हें चार्ली की लाश से छुटकारा भी पाना है। वो लाश तुम्हारी गाड़ी के पीछे है। पेट्रिशिया पीछे देखती है तो पीछे कपड़े से ढकी हुई एक लाश पड़ी थी और खून से सने हुए पैर को देखकर पेट्रिशिया डर जाती। फिर वहाँ अर्नेस्टो भी अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है और वही पेट्रिशिया की गाड़ी का पीछा करने लगता है। आगे रूट को फॉलो करते हुए पेट्रिशिया जंगल के रास्ते पहुंच जाती है और अर्नेस्टो भी उसकी गाड़ी का पीछा कर रहा था। तभी रास्ते में अर्नेस्टो की गाड़ी खराब होकर बंद पड़ जाती है। पेट्रिशिया भी बताई हुई लोकेशन में पहुंच जाती है, जहां पहाड़ के ऊपर एक पुराना मकान बना हुआ था। पेट्रिशिया अंदर जाती है तो अंदर विक्टर लेटा हुआ था। इसी तरह पेट्रिशिया विक्टर को हाथ लगाती है और विक्टर उठ जाता है। यह देखकर पेट्रिशिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और पेट्रिशिया विक्टर को गले लगा लेती है। आगे विक्टर पेट्रिशिया को एक छोटे हाथी की मूर्ति देता है। ये वही हाथी की मूर्ति थी जो पेट्रिशिया ने राहुल के टेबल पे देखी थी। विक्टर कहता है ये मूर्ति उसने आपको देने को कहा था। उस हाथी की मूर्ति को देखकर पेट्रिशिया को भी कुछ कुछ बातें समझ में आने लगती हैं। दूसरी तरफ हम हेक्टर और सैमुअल को देखते हैं जो एयरपोर्ट पर जाकर अपने प्राइवेट प्लेन पे बैठ जाते हैं और वो उस पैसे वाले ब्रीफकेस को वहाँ पर बैठे राहुल को देखते हैं। राहुल ब्रीफकेस ओपन करके देखता है तो वो पूरा ब्रीफकेस नोटों से भरा हुआ था और राहुल प्लेन में अपनी वाइफ और अपनी छोटी बेटी के साथ में था। आगे पेट्रिशिया बाहर जाती है तो वहाँ पर पुलिस की टीम भी पहुंच चुकी थी। अर्नेस्टो कहते हैं कि अब तुम हमें सब कुछ बताओ। तब पेट्रिशिया उस काली गाड़ी के पीछे का डोर ओपन करती है जिसमें चार्ली की लाश पड़ी थी। अर्नेस्टो कपड़ा हटाकर लाश को देखता है तो वहाँ पर तो कोई लाश नहीं थी। एक्चुअल में वहाँ पर ब्लड लगाकर एक पैर का डमी रखा हुआ था। ये सब देखकर पेट्रिशिया भी शॉक्ड रह जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। राहुल का प्लेन भी टेक ऑफ होने वाला था। तभी वो किसी को कॉल करता है और पुलिस की टीम जहाँ पर मौजूद थी वहीं खड़ी गाड़ी से फोन बज रहा होता है। पुलिस उस ट्रक का शटर ओपन करके देखती है तो उसके अंदर चार्ली बैठा हुआ था और चार्ली की उंगली काट दी गई थी। चार्ली को देखकर पेट्रिशिया समझ जाती कि ये सारा प्लान उसका पैसा लूटने के लिए किया गया था। पेट्रिशिया की जिंदगी भर की कमाई राहुल ने लूट ली थी और राहुल पैसा लेकर देश छोड़कर भाग चुका था। और हाथी की मूर्ति को देखकर पेट्रिशिया समझ जाती है कि राहुल भी हेक्टर और सैमुअल के साथ था। पेट्रिशिया जिस आदमी से हेल्प मांगने के लिए गई थी उसी ने उसकी जिंदगी भर की कमाई लूट ली और यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है। ये मूवी आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए और अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।